नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर जो 5 चल रहा था नाइट्रोजन कंपाउंड्स का एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट वाला टॉपिक चल रहा था। तो आज अपने लास्ट टॉपिक रह गए एजो कपलिंग रिएक्शंस, तो इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दो एजो कपलिंग रिएक्शंस। एजो कपलिंग रिएक्शंस का मतलब ये है कि इन अभिक्रियाओं के अंदर एजो ग्रुप प्रेजेंट रहता है और कपलिंग करके जैसे डाइएजोनियम सोल्ट बनाते थे ArN2Cl माइनस, है ना, प्लस Cl, तो वहाँ से Cl के साथ कोई भी जैसे अपन बोल सकते हैं कि डाइएजोनियम लवणों के साथ अगर फिनॉल की अभिक्रिया करवा दें, बीटा नेप्थोल की करवा दें, NN डाइमेथिल एनिलीन की करवा दें, तो इनसे कई प्रकार के एजो उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इनकी सबकी जो मैकेनिज्म होती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो एजो कपलिंग रिएक्शंस और लिखो इसमें एजो कपलिंग रिएक्शन या एजो संयुग्मन अभिक्रियाएं। इसमें लिखो जल्दी जल्दी बेटा। ये डाइएजोनियम लवणों की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। यह डाइएजोनियम लवणों की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और इन अभिक्रियाओं की सहायता से कई एजोरंजकों का निर्माण किया जाता है और इन अभिक्रियाओं की सहायता से कई एजोरंजकों का निर्माण किया जाता है। जब डाइएजोनियम लवणों की फिनोल नेप्थोल अथवा एरोमेटिक एमिनो जैसे सक्रिय यौगिकों के साथ करवाई जाती है तो एजो उत्पाद बनते हैं। देखो अब इधर यहां से ये फिनोल है। इसी तरह से अगर मैं अगली जो रिएक्शन लिखूं, ये एनिलीन होता है, NH2 लगा देता हूं। अगर यहाँ पर मैं 2 मेथिल ग्रुप लगा दूं तो अपना ये हो जाएगा NN डाइमेथिल एनिलीन। ठीक है बच्चों, NN डाइमेथिल एनिलीन। और इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं? डाइएजोनियम सोल्ट से, C6H5। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ दोनों जगह। अगर इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ करवा दें अपन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो अपन देख लेंगे। C2H5OH एथेनॉल की, तो यहाँ से HCl निकल के ये बन जाता है C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये जो कंपाउंड था अपना फिनोल, ये, तो इसका जो नाम होगा इसमें एजो का नाम जरूर आएगा। तो अपना जो बनने वाला जो यौगिक है इसको अपन बोलेंगे पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पेरा, तो पेरा पे हाइड्रोक्सी है तो इसको अपन बोल देंगे पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इनकी जो मैकेनिज्म है सब अभिक्रियाओं की लगभग एक जैसी होती है। प्रेजेंस ऑफ H+ में रिएक्शन करेंगे, यहाँ से भी HCl निकल जाएगा और ये निकलेगा C6H5 एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, NN डाइमेथिल आ रहा है इसके अंदर। तो इसका जो नाम होगा पेरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन। पेरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन, क्योंकि पेरा के साथ जो नाइट्रोजन लगा उस पर मेथिल ग्रुप लगे हुए, तो इसको अपन ने बोल दिया पेरा डाइमेथिल एमिन एजोबेंजीन। इसी तरह से अगर डाइएजोनियम लवणों की अभिक्रिया अपन नेप्थोल के साथ करवाएं, किसके साथ बच्चों? नेप्थोल के साथ, उससे भी अपन को एजो उत्पाद बनेगा। बीटा नेप्थोल, जैसे आप लोग अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल भी है इसका। अल्फा और बीटा नेप्थोल की जो बॉटल्स होती है, चॉकलेटी कलर्स के क्रिस्टल्स होते हैं, ये जैसे OH है तो यहाँ से H निकल जाएगा। और इनकी सबकी मैकेनिज्म है ना लगभग एक जैसी मैकेनिज्म है सबकी, लगभग मैं बोलूँ तो। देखेंगे अभी मैकेनिज्म क्या होती है। C6H5 N OH, ये, तो इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा फेनिल एजो 2 नेप्थोल। फेनिल
एजो 2 नेप्थोल। जहाँ पर लेब है वहाँ पर आप लोग अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल को आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप लिख लो बेटा, कौन कौन सी रिएक्शंस हो गई हैं। अब इनकी जो मैकेनिज्म है वो अपन देख लेंगे आराम से। एजो सहगुण अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल्स थे मैंने करवा दिए। तो ये थी एजो सहगुण अभिक्रियाएं, आप लोगों ने लिख ली होगी इसको अच्छे से। अब इसके बाद में आप लोग हेडिंग डाल दो, संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो इसकी जो मैकेनिज्म है ना वो समझ लो बेटा, सबकी मैकेनिज्म लगभग एक जैसी होती है। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। संयुग्मन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें देखो जो इसकी मैकेनिज्म है उसको अपन अब देखते हैं। अपन C6H5 N2+ और Cl-। ये अपन को पता है, यहाँ से C6H5 और N2+ अलग हो जाता है और Cl- अलग कर देंगे। अब इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने बताई है आप लोगों को कि कैसे दो तरह से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई जाती थी। देखो इसको अपन अगर खोल के लिखें C6H5 N2+ को, तीनों जो नाइट्रोजन्स थे इसके, तो यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पता होगा ना, जब रेजोनेंस करना सिखाया था तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती थी उनकी को मैंने बताया भी था कि इसमें जो रेजोनेंस होता है वो किस तरह से पाया जाता है इस रेजोनेंस के। और यहाँ पर अपन को पता है कि जो दूसरा नाइट्रोजन है उस पर भी अपन पॉजिटिव चार्ज लेके आते थे। ठीक है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा C6H5, इसके लोन फिर इसके पहुँचा दो और ये, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी इसकी, ये अपन ने पढ़ी है पहले भी। अभी तक मैकेनिज्म अपनी स्टार्ट हुई नहीं एक तरह से। अब देखो जो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसका अगर अटैक करवाएं अपन, मान लो कोई भी कंपाउंड ले लिया, C6H5 ले लिया मैंने और साथ में ये N+N, और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है मैं मान लो यहाँ पर NN डाइमेथिल एनिलीन ले लेता हूँ। आप लोगों को पता है यहाँ पे ये बॉन्ड पाया जाएगा। अब देखो ये जो लोन पेयर है इधर आएंगे, ये इधर आएगा और ये इधर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उसने बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ, आपको सबको पता है, अच्छे से जानते हो आप। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, अब मस्त है ये। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बॉन्ड नहीं है ना, हाइड्रोजन है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो क्या करना है, जो अपन को करना है वही करेंगे भाई। अब देखो इधर ही कर देता हूँ मैं, इस H को यहाँ पर और ये यहाँ और ये यहाँ, तो हुआ क्या, यहाँ से H+ निकला और क्या लग गया आगे C6H5, ये बॉन्डियाँ और वापस NMe2। तुम्हारा जो कंपाउंड बनाना था तुमने वो बना लिया। तो इसकी ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है बेटा, तो इसकी मैकेनिज्म आप लोगों ने देख ली। नीचे लिखना, इस प्रकार ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। H+ निकाला ना और N+ आके जुड़ गया था यहाँ पर, तो ये कौन सी रिएक्शंस हुई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई एक तरह से। जो अपन नाइट्रेशन वगैरह NO2 लेके आते हैं, यहाँ पर N+ आके जुड़ रहा है और H को हटा दिया अपन ने, तो अपन एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें सक्रिय एरोमेटिक यौगिक सबस्ट्रेट का कार्य करता है, जबकि इसको अपन बोलते हैं सक्रिय एरोमेटिक यौगिक सबस्ट्रेट का कार्य कर रहा है, जबकि डाई एजोनियम लवण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है।
एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब देखो बेटा, अपन बात करेंगे सहगुण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण क्या है कि जो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखेंगे, रिलीजिंग ग्रुप लगा के देखेंगे, जिससे इसकी जो जुड़ने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उस पर क्या इफेक्ट होंगे। कहीं जगह अपन पढ़ेंगे कि कुछ ग्रुप्स लगाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगी, कुछ ग्रुप्स लगाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस कम हो जाएगी। उन सबको अपन देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो बेटा, सहगमन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। सहगमन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस। सहगुण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, आप लोग हेडिंग डाल दो, एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शंस। एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शंस। देखो, ये बोला जाता है कि अगर जो अपना डाइएजोनियम सोल्ट है ArN2Cl, जो एरोमेटिक रिंग होती है ना, उसकी जो उस एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर अपन कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, आकर्षित करने वाला ग्रुप लगा दें, तो अपन बोल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। मतलब नाइट्रोजन पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बढ़ जाएगा। और अपन बोलेंगे जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो वो जो एजो कपलिंग रिएक्शन है वो जल्दी होगी। और अगर अपन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जाएगी। तो अपन बोलेंगे युग्मन अभिक्रियाओं के होने की दर कम हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखो आप लोग, यदि डाइएजोनियम लवण की बेंजीन वलय में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया जाए तो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया जाए तो, यदि डाइएजोनियम लवण की बेंजीन वलय में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया जाए तो उसकी युग्मन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसकी युग्मन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसकी युग्मन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि, और अगर अपन ने रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो युग्मन करने की क्षमता कम हो जाएगी। और यदि इसके विपरीत यदि डाइएजोनियम लवण में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसके विपरीत यदि डाइएजोनियम लवण में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया जाए तो, समूह जोड़ दिया जाए तो उसकी युग्मन करने की क्षमता घट जाएगी। उसकी युग्मन करने की क्षमता घट जाएगी। जैसे डाइएजोनियम लवणों की युग्मन करने की क्षमता का क्रम निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ पर देखो, जो डाइएजोनियम लवण है, ये लो N2+ और Cl- तो मैंने यहाँ लगा ही दिया। यहाँ पर अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ मैं, और ये जो बेंजीन रिंग है इस पर मैंने कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, इसका सीक्वेंस यहाँ रहेगा। और अगर इसके ऊपर अब अगर अपन ने कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी युग्मन करने की क्षमता और कम हो जाती है। जैसे OCH3 ग्रुप लगा दिया अपन ने, यहाँ पर लोन फेयर दे दिए, तो इनका जो सीक्वेंस होता है ये होता है। ठीक है, अपन को पता है। जैसे यहाँ पर तो ये नीचे की साइड खींचेगा इसको, तो ये नीचे की साइड आएगा इसका रेजोनेंस। देखो इधर, ये यहाँ तक, तो ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पर तो क्या होगा, एक तरह से ऊपर की साइड जा रहा है, इस संबंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो अपन बोल देंगे कपलिंग करने की जो टेंडेंसी है, पावर है, वो कम हो जाएगी। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट था। लिख लो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ले लिया? अब अगला पॉइंट लिखो, यदि सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों में, एक्टिव जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, यदि सक्रिय एरोमेटिक, जैसे सक्रिय एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे फिनोल होता है, एनिलीन होती है, सक्रिय हो गए ना। यदि सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों में एक सक्रिय करने वाला समूह जुड़ा हो तो, यदि सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों में एक और सक्रिय करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो, अभी बात किसकी कर रहा है, जो डाइएजोनियम लवण था उसके साथ जो सक्रिय ग्रुप लगा होता था, मतलब सक्रिय का मतलब जो अपना सबस्ट्रेट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सबस्ट्रेट ऐसे ही एक्टिव होता है जैसे NMe2 लगा हुआ था, अगर उसमें एक और
रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो अपन बोलते हैं कि युग्मन करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला यदि सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों में एक और सक्रिय करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो यौगिक की युग्मित होने की क्षमता बढ़ जाती है, युग्मित होने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पर एक तो फिनोल है और इस फिनोल में अंदर अगर एक और OH ग्रुप लगा दें तो रिसोर्सिनोल बन जाएगा और उसकी जो युग्मन होने की जो स्थिति है वो और बढ़ जाएगी। जैसे ये OH लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये फिनोल है ना अपना। अगर मैं बोलूं कि इसमें एक ग्रुप और लगा दूं मैं, जो ये OH लगा दिया और एक OH लगा दिया मैंने यहाँ पे, एक तरह से दो ग्रुप लगा दिया ना, तो अपन बोलेंगे युग्मन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये तो अपना फिनोल हो गया और ये रिसोर्सिनोल है जहाँ पर दो दो OH समूह लगे हुए हैं, इसको अपन रिसोर्सिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रिसोर्सिनोल। और जब एक्टिवेटेड ग्रुप और एक्स्ट्रा जुड़ा होता है ना तो अपन बोलेंगे कि इसकी युग्मन करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो जाएगा तो अपन को पता है, देखो यहाँ पर ये इधर से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये भी तैयार है कि मैं भी हूँ, टेंशन ना लो। जबकि इसमें तो क्या है, एक ही जगह से एक्टिवेट हो रहा है ये मामले का मतलब क्या है कि रिंग की जो डेंसिटी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जुड़ने के लिए। और उधर इलेक्ट्रोफाइल्स है वो अच्छा होना चाहिए लेने वाला और ये देने वाला, तो लेने और देने वाले जब अच्छे होंगे तो आराम से रिएक्शन होंगे ना, युग्मन अच्छे से हो जाएगा। ये फिनोल और ये रिसोर्सिनोल, तो लिख लो यहाँ पर युग्मित होने की क्षमता अधिक होती है, युग्मित होने की क्षमता अधिक है बजाय किसके? फिनोल के। कम है, युग्मित होने की क्षमता अधिक है। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट देखो, देखो ये बोला जाता है कि जो एमिनो की युग्मन अभिक्रियाएं हैं ना वो दुर्बल अम्लों की उपस्थिति में होती है, मतलब वीक एसिड्स की उपस्थिति में होती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप लोगों ने एनिलिन की बात पढ़ी होगी, एनिलिन में अगर अपन एनिलिन सक्रिय एरोमेटिक यौगिक होता है, उसको अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दें तो H+ आसानी से देगा और जो H+ है ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा एनिलिन और क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन। यहाँ लेने के देने पड़ रहे हैं अपन को, वहाँ पर जो टेंडेंसी बढ़ा रहता है NH2 ग्रुप, तो अब वो क्या हो जाएगा? खींचने वाला समूह हो जाएगा NH3, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपन बोलते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो वीक एसिड्स की प्रेजेंस में होती है बजाय किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। तो आप थर्ड पॉइंट लिखो, एमिनो की युग्मन अभिक्रियाएं दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। एमिनो की युग्मन अभिक्रियाएं दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में एमिनो समूह का प्रोटोनीकरण हो जाएगा, एमिनो समूह का प्रोटोनीकरण हो जाएगा और वह प्लस एम के बजाय माइनस आई प्रभाव डालकर बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर देगा जिससे युग्मन होने की क्षमता कम हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है, मेथिल ग्रुप NMe2 और यहाँ पर क्या हुआ? NHMe2। ये जो डाईमेथिल है ना, यहाँ तो ये दे रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या उल्टा खींचने लग जाएगा। क्या होगा? उल्टा खींचने लग जाएगा, जिससे क्या होगा? अपन बोलेंगे यहाँ पर माइनस आई प्रभाव लग रहा है, माइनस आई प्रभाव के कारण वलय निष्क्रिय हो जाती है, और युग्मन क्षमता कम हो जाती है। यहाँ पर
अपन बोलेंगे प्लस एम प्रभाव के कारण, प्लस एम प्रभाव के कारण युग्मन क्षमता बढ़ जाएगी, युग्मन क्षमता बढ़ जाएगी। दुर्बल अम्लीय माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। और ये कब होता है? बट प्रबल अम्लीय माध्यम में प्रोटोनीकरण हो जाता है, प्रबल अम्लीय माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो वीक एसिड के अंदर ये रिएक्शंस आसानी से होती है। युग्मन होगा यहाँ पर युग्मन होगा ही नहीं, युग्मन क्षमता कम हो जाती है या नहीं होगा, लिख सकते हैं अपन, नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा, युग्मन हो जाता है यहाँ पे, कम लिखा है मैंने इसे, युग्मन क्षमता कम हो जाती है, युग्मन होगा ही नहीं, युग्मन नहीं होता। ठीक है बेटा, आप लोगों ने लिख लिया है। अब आप लोग अगला लिखो, इसमें अगला पॉइंट लिखो बेटा। ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं फिनोल्स की। तो ये बोला जाता है जो फिनोल का जो युग्मन होता है ना, हल्के क्षारीय माध्यम में किया जाता है। फिनोलों का युग्मन हल्के क्षारीय माध्यम में किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अगर अपन प्रबल क्षारीय माध्यम ले लेंगे वहां पे, तो जो अणु है ना फिनोक्साइड आयन के रूप में मैं बोलना चाह रहा था कि जो फिनोल अणु है ना, फिनोल आपको पता है थोड़ा बहुत अम्लीय होता है, एसिडिटी शो करता है। और जब अपन वीक एसिड की उपस्थिति में, सॉरी वीक बेस क्षारीय माध्यम में जब करवाएंगे तो फिनोल फिनोक्साइड आयन बना लेगा। और अपन को पता है कि जो फिनोक्साइड आयन है ना वो रेजोनेंस ज़्यादा करता है, अपन बोल सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसको एक्टिवेट ज़्यादा करेगा बजाय किसके, फिनोल के। फिनोक्साइड आयन फिनोल की अपेक्षा जो रिंग होती है उसको एक्टिवेट ज़्यादा करेगा, जिससे युग्मन होने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप लोग लिखो, फिनोलों का युग्मन हल्के क्षारीय माध्यम में कराया जाता है। फिनोलों का युग्मन हल्के क्षारीय माध्यम में कराया जाता है क्योंकि हल्के क्षारीय माध्यम में फिनोल के अणु फिनोक्साइड आयन के रूप में रहते हैं। फिनोलों का युग्मन हल्के क्षारीय माध्यम में कराया जाता है क्योंकि हल्के क्षारीय माध्यम में फिनोल के अणु फिनोक्साइड आयन के रूप में रहते हैं, जो फिनोल अणुओं को अधिक सक्रिय करते हैं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फिनोल है, और अपन जब बात करेंगे फिनोक्साइड आयन की, तो यहाँ पर क्या होता है, युग्मन तेजी से होगा। यहाँ पर भी होगा युग्मन, तो होने में तो ऐसा नहीं है यहाँ नहीं होगा, बट यहाँ पर युग्मन अधिक होगा क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन है। ये फिनोल अणु है, ये तुम्हारा फिनोल है, ये फिनोक्साइड है। और फिनोक्साइड आयन कब बनता है, जब बेस लेके आएंगे तो इसका H ले जाएगा, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर युग्मन अधिक होगा, युग्मन अधिक होगा। जबकि यहां पर युग्मन तो होगा बट कम होगा। प्लस एम प्रभाव द्वारा अपन बोलते हैं सक्रियण होगा। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, प्रबल प्लस एम प्रभाव द्वारा, स्ट्रॉन्ग लगेगा, प्लस एम प्रभाव के द्वारा सक्रियण होगा, मतलब युग्मन तेजी से होगा। यहां पर अपन बोल सकते हैं प्लस एम प्रभाव द्वारा सक्रियण होगा, पर युग्मन धीरे होगा, युग्मन धीरे होगा, और यहां पर युग्मन तेजी से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बेटा। ये तो बात हो गई फिनोल की। अब ये बोला जाता है कि युग्मन जो अभिक्रियाएं वो तीव्र क्षारीय माध्यम में भी अपन आसानी से संपन्न नहीं करवा सकते, कि जो युग्मन अभिक्रियाएं होती है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, है ना, बैठ रहा हूं। अब आप अगला पॉइंट लिखो कि युग्मन अभिक्रियाएं तीव्र क्षारीय माध्यम में, युग्मन अभिक्रियाएं तीव्र क्षारीय माध्यम में, भाई मैं लिख देता हूं, हंसना मत हो ना, ये तीव्र बोला मैंने, युग्मन अभिक्रियाएं तीव्र क्षारीय माध्यम में भी संपन्न नहीं होती, क्योंकि तीव्र क्षारीय माध्यम में
डाईएजोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के रूप में आ जाता है। हाइड्रोक्साइड जैसे C6H5N2Cl है ना, ये अगर त्रिभुज क्षारीय माध्यम तो ये बॉन्ड बना लेता है, तो ये बोला जाता है C6H5N2 त्रिभुज क्षारीय माध्यम में डाईएजोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के रूप में आ जाता है, जिससे इसकी क्या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना वो घट जाएगी, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है इसके पास। फलस्वरूप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो ये इसके कुछ रीजंस थे डाईएजोनियम लवणों के। अब इसमें ना लास्ट मेरा जो टॉपिक है ना वो रह गया, ऐसे करवा दूंगा इसको है? अब हेडिंग डाल दो। ये तो पक्ष में प्रमाण हो गए, एविडेंस हो गए फेवरेनिक्स की मैकेनिज्म के अंदर अपन ने आज मैकेनिज्म देख ली थी। अब आप लोग अगली हेडिंग डालो, युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शायद हो सकता है एक क्लास और लेनी पड़ जाए मुझे। हेडिंग डाल दो आप लोग, युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बेटा ये जो टॉपिक है ना आज नहीं हो पाएगा, मैं लेट हो गया अभी कुछ, तो ये अपन कल के वीडियो में कल बना दूंगा पक्का है ना, और इसको अपन इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। जो अपने वीणा वाले बच्चे हैं उनको मैं एक बार शायद एक टॉपिक और रह गया इनके लिए। नेहरू वाले जो है अपने हिंडोन वाले बच्चे वो देख लेना इस वीडियो को भी, क्योंकि मैंने बोला था कि तुमको मैं यूट्यूब पे डालूंगा 2 क्लास, तो एक क्लास तो ये गई और एक क्लास कल हो जाएगी। और जो वीणा के जो बच्चे थे जो वीडियोस देख रहे थे उनके लिए शायद एक टॉपिक और है, फेज ट्रांसफ़र वाला, प्रावस्था स्थानांतरण, वो वाला मैंने टॉपिक करवाया नहीं है शायद आप लोगों को, मुझे कंफर्म नहीं है, तो मुझे बता देना एक बार है ना कमेंट्स करके, या पर्सनली बता देना कि हमने किया या नहीं किया। शायद नहीं बताया मुझे, ऐसा ही लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।